नमस्कार विद्यार्थियों, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी के पाठ 4 में विश्व संरचना का हम भाग 4 पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने जो इसके भाग 3 थे उसमें हमने विश्व जनसंख्या संरचना के 3 जो तथ्य थे यानी 3 पक्ष थे उनका अध्ययन कर लिया था। आज हमने जैसे आयु संरचना हुई, लिंगानुपात हुआ, फिर जनसंख्या संगठन हुआ, तो ऐसे 3 जो पक्षों का हमने अध्ययन कर लिया था। जिन विद्यार्थियों को छूटे हुए वो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाए और वहां से इनको देख सकते हैं। अब आज का हमारा टॉपिक रहेगा यानी विश्व जनसंख्या संरचना का जो चौथा पक्ष है यानी साक्षरता, इसका अध्ययन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे प्रश्न पूछने की हर साल संभावनाएं बनी रहती है। अक्सर इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो हम साक्षरता को शुरू करते हैं। तो ये नाम आपने सुना भी होगा। तो हमें सबसे पहले इसकी अर्थ क्या होता है, साक्षरता क्या होती है और किस व्यक्ति को साक्षर माना जाता है, उसके लिए कुछ यहाँ परिभाषा है, उसको हम पढ़ लें। तो यहाँ सीधी सीधी बात है कि 7 वर्ष से अधिक यानी समय सीमा है 7 वर्ष से अधिक कोई भी, अब वो 7 वर्ष से अधिक होना चाहिए। इसके बाद उसकी उम्र कितनी भी हो, तो वहां मैं लिखता हूं व्यक्ति, यानी वो बालक भी हो सकता है हालांकि, लेकिन यहाँ अधिक है तो वो एक बुजुर्ग भी हो सकता है। तो 7 वर्ष से अधिक कोई भी व्यक्ति जो अपनी मातृभाषा, यहाँ मातृ का मतलब है कि जो वहाँ जो स्थानीय भाषा होती है यानी मातृभाषा, स्थानीय भाषा, जो अपनी मातृभाषा को यानी लिखना आता हो, उसे पढ़ सके तथा दूसरों को समझा सके, उसे साक्षर कहते हैं। तो ये होगी किस व्यक्ति, सबसे पहले तो साक्षरता का अगर हमें अध्ययन करना है, साक्षरता संरचना का अध्ययन करना है, तो हमें पहले तो पता होना चाहिए कि साक्षर किसे कहें और अनपढ़ किसे कहें। तो यहाँ पे हमें केवल ध्यान रखना है कि साक्षर कौन होता है, उसके लिए एक समय सीमा है 7 वर्ष से अधिक कोई भी हो जो अपनी मातृभाषा या हम स्थानीय भाषा भी लिख सकते हैं, मातृभाषा स्थानीय भाषा को लिख सके, पढ़ सके और उसको दूसरों को समझा सके, उसे साक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे साक्षर कहते हैं। और जो ये साक्षरता होती है, जो किसी भी जनसंख्या की साक्षरता होती है, उसको हमेशा दर में व्यक्त किया जाता है यानी परसेंट में व्यक्त किया जाता है। अब साक्षरता का जो महत्व है यानी इसका अगर हम महत्व की बात करें तो ये क्या है कि इसका महत्व कैसे है, तो यहाँ देखेंगे साक्षरता किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उन्नति का सूचक होती है। यानी इतना महत्व है कि साक्षरता वहाँ की मतलब ये साक्षरता सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उन्नति को प्रभावित करती है। यानी अगर वहाँ की जनसंख्या मतलब साक्षर नहीं होगी तो ये आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पक्ष काफी
मतलब कह सकते हैं उनका विकास नहीं होगा। अगर ये अच्छी है यानी साक्षरता दर अच्छी है तो वहाँ पे आर्थिक सामाजिक राजनीतिक उन्नति देखने को हमें मिल जाएगी। ये जनसंख्या, एक और बात है कि ये जनसंख्या का गुणात्मक पक्ष है, यानी ये जनसंख्या की कौन सी विशेषताओं को प्रकट करती है, उसके गुण वाले, यानी जो आपको पता है आराम से आप देखते पहचान जाते हैं कि कौन साक्षर है कौन अनपढ़ है, यानी उसके बोलचाल है, उसकी जो भाषा है, उसके व्यवहार है, उसका रहन सहन है, ये हम उससे ही पता लगा लेते हैं, यानी उसके गुणों से देख के पता लगा लेते हैं कि व्यक्ति साक्षर होगा या अनपढ़ होगा। तो यहाँ कहते हैं, एक और लिख सकते हैं, ये जनसंख्या का गुणात्मक पक्ष होता है, यानी साक्षरता महत्व में पढ़ रहे हैं कि साक्षरता किसी भी प्रदेश की जनसंख्या का सामाजिक आर्थिक राजनीतिक उन्नति का सूचक होती है। ये जनसंख्या का गुणात्मक पक्ष होता है, अर्थात ये किसी भी क्षेत्र की जन्म दर, मृत्यु दर आदि को भी प्रभावित करती है। तो यहाँ लिख सकते हैं, यह किसी भी क्षेत्र की जन्म दर, मृत्यु दर व व्यवसाय को प्रभावित, व्यवसाय आदि पक्षों को भी प्रभावित करती है। तो हमने ये महत्व समझा कि जो साक्षरता होती है वो किसी भी क्षेत्र की जन्म दर, मृत्यु दर और वहाँ के जो व्यवसाय होते हैं उनको भी प्रभावित करती है। जैसे आप जो साक्षर होते हैं वो जन्म दर और मृत्यु दर के जो फायदे हैं या नुकसान है उनको अच्छी तरह जानते हैं, और उनकी जो व्यवसायिक संरचना होगी वो भी आपको जो अनपढ़ व्यक्ति होंगे उससे काफी विकसित होगी। जैसे जो अनपढ़ व्यक्ति होते हैं उनके पास विकल्प, मतलब जो पढ़ा लिखा है नहीं, उनके करने के लिए विकल्प काफी सीमित होते हैं, और जो साक्षर होता है, पढ़ा लिखा होता है, उसके पास जो रोजगार है उसके अवसर काफी, मतलब विकल्प होते हैं, वो कोई सा भी काम कर सकता है। तो कहने का मतलब है ये किसी भी देश की सामाजिक राजनीतिक उन्नति का सूचक होती है। जनसंख्या गुणात्मक पक्ष होती है, किसी क्षेत्र की मृत्यु, जन्म दर और व्यवसाय संरचना आदि पक्षों को भी ये प्रभावित करती है। तो ये हमने साक्षरता का महत्व भी पढ़ा। अब हम यहाँ कुछ जो तथ्य हैं, यानी इसके बाद हम ये भी देख सकते हैं कि साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कुछ कारक है कि साक्षरता दर किस किस से प्रभावित होती है, इनका अध्ययन करेंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब अगला जो पॉइंट रहेगा अपना, साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जिस तरह हमने जनसंख्या वितरण को प्रभावित वाले कारक पढ़े थे, ऐसे जो साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ते हैं। तो सबसे पहला कारक है सरकारी नीतियां। तो देखो, सरकारी नीतियों का तात्पर्य है कि कोई भी सरकार है वो अपनी जनसंख्या के लिए जो पढ़ाई है यानी साक्षरता पर अगर अधिक पैसे खर्च करती है तो वहाँ की जनसंख्या साक्षर बनती है। कोई अगर सरकारें होती है, कोई साक्षरता संबंधी नीति नहीं बनाती है, पैसे खर्च नहीं करना चाहती, तो वहाँ की साक्षरता दर क्या होती है, काफी निम्न स्तर की होती है। अर्थात आपने भी देखा होगा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कितना पैसा खर्च करती है, उसके पीछे कारण यही है क्योंकि जो साक्षरता होती है वो जनसंख्या का एक गुणात्मक पक्ष होती है, यानी साक्षर व्यक्ति में गुण होते हैं, सोचने समझने की शक्ति होती है। तो ये सरकारी नीतियां साक्षरता दर को प्रभावित करती है। आर्थिक विकास अगला है, आर्थिक विकास
यानी किसी भी क्षेत्र का आर्थिक स्थिति अगर ठीक ठाक है तो वो भी साक्षरता दर को प्रभावित करेगी। और अगर तीसरा हम देखते हैं तो महिलाओं की सामाजिक स्थिति, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, यानी जो ये कारक है, ये मतलब महिलाओं की अगर समाज में स्थिति अच्छी होगी तो वहां की जो महिला साक्षरता दर होगी काफी अच्छी होगी। अगर निम्न है यानी महिलाओं की स्थिति, सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है, देखो होता है समाज में महिलाओं को कहा जाता है कि ये घर का काम करेगी और जो बेटा होता है वो पढ़े लिखेगा। तो अगर ऐसी सोच वाले अगर सामाजिक स्थिति वहां की रहेगी तो महिलाओं की जो साक्षरता स्थिति होगी वो निम्न होगी। तो अगला कारण है मतलब 4 नंबर पे नगरीयकरण, यानी ये जो 4 कारक है, सरकारी नीतियां, आर्थिक विकास, महिलाओं की सामाजिक स्थिति और नगरीयकरण, ये चारों साक्षरता दर को प्रभावित करते हैं। जैसे नगरीयकरण यानी ग्रामीणों की अपेक्षा नगरियों में जो नगरीय जनसंख्या होती है वो वहाँ पर साक्षरता दर अच्छी होती है, क्योंकि नगरों में शिक्षा का स्तर उच्च होता है और ग्रामीण में कम होता है। तो नगरीयकरण भी साक्षरता को प्रभावित करता है। तो हमने यहाँ समझा कि साक्षरता को प्रभावित करने वाले ये 4 कारक है। अब कुछ तथ्य हैं उनकी हम जानकारी प्राप्त कर लें कि जैसे विश्व की साक्षरता दर कितनी है कैसे। तो 2008 के अनुसार जो संपूर्ण विश्व की जो साक्षरता दर है वो हम देख लेते हैं कितनी है साक्षरता दर। तो 2008 के अनुसार विश्व की साक्षरता दर, विश्व की जो साक्षरता दर है वो कितनी है 77% है। यानी विश्व में कुल साक्षर व्यक्ति कितने हैं 77% है। बाकी के जो है वो सब क्या है अनपढ़ है। अब विश्व की साक्षरता दर कितनी है 77% है। अब अगला टॉपिक रहेगा कि 100% वाले देश, यानी वो ऐसे विश्व में ऐसे भी देश हैं जहाँ संपूर्ण साक्षरता दर यानी सब सारी जनसंख्या साक्षर है, यानी वहाँ पर जो साक्षरता दर है 100% है। तो ऐसे जापान है, ये आ जाता है प्रश्न कि विश्व के वो कौन से देश है जहाँ पे साक्षरता दर 100% है। जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, फिनलैंड है, डेनमार्क, देखो जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, डेनमार्क तथा नॉर्वे। आदि देश, यानी ये देश है जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, डेनमार्क तथा नॉर्वे आदि सब कौन से देश है। वहां की साक्षरता दर कितनी है 100%, अर्थात कह सकते हैं कि वहां पे संपूर्ण जनसंख्या क्या है साक्षर है। अब अगला जो रहेगा कि 2011 के अनुसार, हालांकि इसका हम अध्ययन आगे भी करेंगे, 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता कितनी है 74.04% है। यानी 2011 में भारत की साक्षरता दर कितनी है 74.04 है। अब ऐसे भी देश है विश्व के जहां पर साक्षरता दर का है, जैसे सुडान व नाइजर, ये अफ्रीकी महाद्वीप में देश है। अफ्रीका महाद्वीप के देश है सूडान और नाइजर की साक्षरता दर वहां पे कितनी है, वहां पे 30% से भी कम है। कह सकते हैं कि इन देशों की साक्षरता दर काफी कम है। तो हमने यहाँ पे साक्षरता के मामले में सारे यही जो बिंदु थे
वो इनका अध्ययन कर लिया है। जैसे साक्षरता दर विश्व की कितनी है, 77%। 100% वाले देश भी देखे, भारत की जो साक्षरता दर है वो भी देखी, और वो देश भी देखे जहाँ 30% से कम साक्षरता दर है। अगला टॉपिक रहेगा अपना 5वां नंबर पर, यानी जो 5वां कक्ष है व्यवसायिक संरचना है। इससे पहले हमने जो साक्षरता थी उसका कंप्लीट कर लिया था। अब ऐसे ही व्यवसायिक संरचना है। व्यवसायिक संरचना किसे कहते हैं इसके बारे में जाने कि व्यवसाय का मतलब आप एक कोई ना कोई कार्य करने वाला, मतलब कोई भी कार्य कर रहा हो उसको हम व्यवसाय कहते हैं। लेकिन इसकी जो निश्चित अर्थ होता है वो यहाँ मैं लिखता हूँ कि किसी भी आर्थिक क्रिया में संलग्न जनसंख्या को व्यवसायिक संरचना कहते हैं। यानी कोई किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या जो आर्थिक क्रियाओं में यानी क्रिया बहुत सी होती है, लेकिन क्रिया कौन सी, केवल आर्थिक, यानी उस क्रिया को करने से हमें पैसे प्राप्त होते हो उसको हम फिर क्या कहेंगे, व्यवसाय। क्या कहेंगे, व्यवसाय। यानी क्रिया तो बहुत सी होती है, बहुत सी क्रियाएं होती है, लेकिन हर क्रिया से हमें पैसा प्राप्त नहीं होता, तो हर क्रिया को हम यहाँ पे व्यवसाय नहीं कह सकते। हम व्यवसाय उसको कहेंगे जिसमें आर्थिक क्रिया का मतलब है, जिस आर्थिक का मतलब अर्थ यानी पैसा, यानी जिस क्रिया से हमें पैसा प्राप्त होता है उसी क्रिया को हम व्यवसाय कहते हैं। तो यहाँ कह सकते हैं किसी भी आर्थिक किसी भी, देखो यहाँ एक थोड़ा सा मिस्टेक है, किसी भी क्षेत्र की, तो यहाँ लिखता हूं किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या, किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या जो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न, देखो ये पूरा ही गलत हो गया, इसको मैं दोबारा लिखता हूं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन देखना अच्छी समझ में आए ऐसी लिखने का प्रयास करूंगा। किसी भी, देखो किसी निश्चित, यहां है किसी निश्चित आर्थिक क्रिया, किसी भी निश्चित आर्थिक क्रियाकलापों में, किसी भी निश्चित आर्थिक क्रियाकलापों में संलग्न जनसंख्या को व्यवसायिक संरचना कहते हैं। संरचना कहते हैं, यानी वो पहले लैंग्वेज में थोड़ी मिस्टेक थी। व्यवसायिक संरचना का तात्पर्य होता है किसी भी निश्चित आर्थिक क्रियाकलापों में संलग्न जनसंख्या को व्यवसायिक संरचना कहते हैं। इसके बारे में मैंने समझा दिया कि हर क्रिया आर्थिक क्रिया नहीं होती, इसलिए उसको व्यवसाय नहीं कह सकते। वो क्रिया जिससे हमें पैसा प्राप्त हो उसके लिए हमने आर्थिक क्रिया लिखा, यानी निश्चित आर्थिक क्रिया में संलग्न जनसंख्या को व्यवसायिक संरचना कहते हैं। और व्यवसायिक संरचना का जो व्यवसायिक संरचना होती है उसका भी वर्गीकरण हम करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं व्यवसायिक संरचना का वर्गीकरण, यानी व्यवसाय कौन कौन से होते हैं। वर्गीकरण, व्यवसायिक संरचना का मतलब है कि वहां की जनसंख्या कर तो रही है व्यवसाय, लेकिन कौन कौन से व्यवसाय कर रहे हैं तो उनका वर्गीकरण हम करते हैं। तो एक तो प्राथमिक, फिर दूसरा द्वितीयक, नाम सुना होगा आपने द्वितीयक, फिर तीसरे नंबर पे होती है तृतीयक, और फिर 4 नंबर पे होती है चतुर्थ क्रिया। तो इनके पीछे क्रिया लग सकती है। प्राथमिक क्रिया
द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया और चतुर्थ क्रिया। तो व्यवसाय को, जो व्यवसाय होते हैं, व्यवसाय की क्रिया होती है प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ में विभाजित कर सकते हैं। यानी व्यवसाय भी, क्रिया की जगह हम व्यवसाय भी लिख सकते हैं, प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय, तृतीय व्यवसाय, चतुर्थ व्यवसाय। यानी किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या आर्थिक क्रिया कर रही है, यानी व्यवसाय तो कर रही है, लेकिन अब उसकी कैसे हम पहचान करें, तो उसके लिए कौन सी जनसंख्या प्राथमिक क्रिया में संलग्न है, फिर उसके बाद कितनी जनसंख्या द्वितीय में, फिर तृतीय में, फिर चतुर्थ में, ऐसे करके अगर हम जनसंख्या का डिवाइड कर लेते हैं, यानी व्यवसाय की क्रियाओं के आधार पर प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ के आधार पे, तो उसको कहते हैं फिर व्यवसायिक संरचना। तो हम एक बात समझ लें कि प्राथमिक और द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इनमें कौन कौन से कार्य आते हैं, अर्थात इस मतलब जो हम पढ़ रहे हैं व्यवसायिक संरचना, इसका अध्याय 7 है, यानी 4 के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो 7 अध्याय तक पहुंचेंगे। वहां पर इसका विस्तार से ही, मतलब विस्तार से ही बता रखा है कि कौन सी क्रिया में कौन सा कार्य किया जाता है। तो फिर भी यहाँ शॉर्ट तरीके में इस पाठ में है, तो यहाँ लिखता हूँ प्राथमिक व्यवसाय। यहाँ व्यवसाय या क्रिया दोनों लिख सकते हैं। प्राथमिक व्यवसाय में कौन कौन से कार्यों को संलग्न करेंगे, हमने इससे पहले जब जनसंख्या संगठन पढ़ा था वहां पे भी आई थी कि प्राथमिक व्यवसाय, तो इसमें आता है कौन कौन से कार्य आते हैं, कृषि, खनन, आखेट, आखेट का मतलब होता है शिकार करना, संग्रहण, देखो कृषि, खनन, आखेट, संग्रहण, संग्रहण का मतलब होता है इकट्ठा करना। ये जो भी क्रियाएं होती है वो प्राथमिक क्रियाओं में सम्मिलित, उनको यानी जो भी ये कार्य करता है वो कौन सा व्यवसाय करता है, प्राथमिक व्यवसाय करता है। अब ऐसे ही द्वितीय व्यवसाय की हम बात करें तो उसमें आएगा उद्योग, यानी जो भी फैक्ट्री वगैरह कारखाने, उद्योग या फिर विनिर्माण, यानी द्वितीय क्रियाकलाप में हम क्या करते हैं, उद्योग यानी फैक्ट्रियों की, कारखानों की, यानी जहाँ पे भी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, यानी विनिर्माण बना किया जाता है, वो क्रियाओं को द्वितीय व्यवसाय में। तृतीय में अगर हम बात करें, तृतीय व्यवसाय, अब तृतीय व्यवसाय में कौन कौन से कार्य शामिल करेंगे, तो इसमें हम परिवहन, संचार, परिवहन हो गया, संचार हो गया, इधर से यहाँ पे परिवहन, संचार, व्यापार आदि सेवाओं को शामिल किया जाता है। जो तृतीय क्षेत्र होता है, परिवहन हुई, संचार हुआ, व्यापार हुआ, यानी कह सकते हैं जो तृतीय व्यवसाय है वो सेवा सेक्टर है, यानी सेवा का ही अध्ययन, यानी सेवा संबंधी कार्य वहां पर किए जाते हैं। अब जो 4 नंबर लास्ट है, चतुर्थ व्यवसाय, अब इसमें आएगा, ये भी सेवा सेक्टर ही है, लेकिन इसे उच्च सेवा, यहाँ लिख सकते हैं उच्च सेवाएं, जैसे अब इसमें सेवाएं हैं, लेकिन इनसे भी क्या होती है, उच्च और एडवांस होती है, जैसे प्रौद्योगिकी, ठीक है, प्रौद्योगिकी होगी। फिर शोध हो गया, यानी कोई हम किसी पे भी रिसर्च करते हैं, शोध हो गया, आविष्कार हो गया, सलाह होगी। तो ये ऐसे कार्य है, सेवा तो है लेकिन कौन सी है, प्रौद्योगिकी, शोधकर्ता, क्या करता लिखता हूं, शोधकर्ता, आविष्कार, सलाहकार, ये ऐसी सेवाएं होती है जो उच्च स्तरीय होती है, इसलिए इनको चतुर्थ व्यवसाय में किया जाता है। तो अब हम पहचान सकते हैं, ये आपको दिख नहीं रहा होगा नीचे,
अब व्यवसाय संरचना है उसका वर्गीकरण हमने किया, उसमें हमें 4 प्रकार के व्यवसाय मिले। अब हमने एक एक करके उनको डिटेल से पढ़ लिया कि कौन से व्यवसाय में कौन से कार्य किए जाते हैं। जैसे प्राथमिक में कृषि, खनन, आखेट, संग्रहण, द्वितीय व्यवसाय में उद्योग विनिर्माण, तृतीय में सेवा से संबंधित जैसे परिवहन, संचार, व्यापार आदि, और चतुर्थ में हमने उच्च स्तरीय सेवाओं को शामिल किया, प्रौद्योगिकी, शोधकर्ता, सलाहकार, इधर से आविष्कार। तो इन चीजों का हमने अध्ययन किया। ये आज आपके अध्याय 4 समाप्त होता है। अध्याय 5 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद।